तो ये तो बस पागलपन है। 1 घंटे पहले ट्विटर पर खबर मिली कि अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधा पर हमला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफल हमला किया है। सारे विमान अब ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। मुख्य स्थल फोर्डो पर पूरी तरह से बम गिराए गए। सारे विमान सुरक्षित रूप से घर लौट रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। विश्व में अन्य कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती। शांति का समय है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस ट्वीट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर से आज सुबह हमने देखा कि B-2 विमान मिसौरी बेस व्हाइट मैन एयर बेस से गुआम की ओर जा रहे थे। अमेरिका और व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि वे भविष्य की किसी संभावना के लिए अपनी स्थिति बदल रहे थे, लेकिन वह सिर्फ एक धोखे की रणनीति थी, क्योंकि वह अपनी स्थिति नहीं बदल रहे थे, वे हमला करने जा रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि फोर्डो अब समाप्त हो चुका है। जो लोग इस पूरे इजराइल ईरान मामले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि फोर्डो मुख्य परमाणु सुविधा है, जहां ईरान का यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। यहां पर वे यूरेनियम संवर्धित करते हैं, और यह इजराइल के नजरिए से एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना सबसे मुश्किल है। यह जमीन से 300 फीट नीचे है। इसीलिए इजरायलियों के पास ऐसे बंकर बस्टर नहीं हैं जो यहां तक पहुंच सकें। इसीलिए उन्हें इसमें अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। तो सोचिए क्या हुआ। अमेरिका इसमें शामिल हुआ, और हमारे पास असल में पूरी जानकारी है कि कितने बंकर बस्टर इस्तेमाल किए गए और ऐसी सारी बातें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां सब कुछ की अधिक जानकारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी शासन के परमाणु कार्यक्रम पर हमले का आदेश दिया, क्योंकि कूटनीति के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानियों को बातचीत के लिए 60 दिन का समय दिया था। 5 दौर की बातचीत हुई, जिसमें ज्यादातर राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी समकक्षों से मुलाकात की, लेकिन ईरान ने समझौता करने से इनकार किया। और अंततः इजराइल ने यह ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। आज रात अमेरिका ने ईरानी क्षेत्र पर बम वर्षकों से हमला किया और सीधे युद्ध में शामिल हो गया। हम कल सुबह निश्चित रूप से क्षेत्र में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। एक ऐसा निर्णय लिया गया है जो इजराइल ईरान युद्ध की वास्तविकता बदल देगा और संभवतः ईरानियों को झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति ने इन हमलों से उन पर कड़ा प्रहार किया है, और इजरायली लगातार उनके शीर्ष सैन्य नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं, जिससे देश अराजकता में है। इन हमलों से न सिर्फ मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी इजराइल के प्रति एकजुटता दिखती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ईरान के जीवित शासन अधिकारियों, सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन को अब स्पष्ट निर्णय लेने होंगे। निश्चित रूप से आने वाले घंटों में हमें वह जानकारी मिल जाएगी। हालांकि आज रात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने का फैसला लिया जिनका उपयोग ईरान द्वारा यूरेनियम को हथियार ग्रेड सामग्री के निकट समृद्ध करने के लिए किया जा रहा था। 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के समय ईरान यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित कर रहा था, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वे यूरेनियम को हथियार ग्रेड शुद्धता के करीब लगभग 60% तक समृद्ध कर रहे थे, जो परमाणु हथियार बनाने का महत्वपूर्ण घटक है। आज रात मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र के लिए भविष्य में शांति का अवसर भी है, क्योंकि यह ताकत के माध्यम से शांति को समझता है। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने हमें और जानकारी व पुष्टि दी। जैसी उम्मीद थी, अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए। हमें सटीक संख्या पता है, क्योंकि लगभग पूरा इंटरनेट, या कम से कम मैं तो B-2 को ट्रैक करने में व्यस्त था, क्योंकि इससे मज़ेदार और क्या हो सकता है। मैंने पूरी सुबह ट्रैक किया। 6 B-2 मिसूरी से गुआम के लिए उड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें पता है कि 6 B-2 ईरान गए। हम जानते हैं कि हर एक पर कितने बंकर बस्टर गिराए गए। मैंने कुछ विरोधाभासी रिपोर्ट्स देखी हैं।
अब तक हम मानते थे कि B-22 बंकर बस्टर 30,000 पाउंड वाले ले जा सकते हैं। आज मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी जिनमें कहा गया है कि शायद वे 3 ले जा सकते हैं। गोपनीय जानकारी के बिना मुझे लगता है सिर्फ 2 ही ले जा सकते हैं, लेकिन शायद ज्यादा ले जा सकते हैं जो सार्वजनिक नहीं है। हमें जानकारी मिली है कि 6 बंकर बस्टर फोर्डो पर और 30 टोमहॉक मिसाइलें दूसरे ईरानी परमाणु ठिकानों पर इस्तेमाल की गईं। इसके अतिरिक्त ईरान से सूचना मिली कि युद्ध रेडियो, जीपीएस और मोबाइल का व्यापक जैमिंग हो रहा था, जो शासन द्वारा नहीं किया जा रहा था। पिछले 72 घंटों से ईरानी शासन ने इंटरनेट लगभग बंद कर रखा था, जिससे नागरिक कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें वास्तविक घटनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस बार ईरान नहीं था। उन्होंने कुछ घंटे पहले, शायद आज सुबह या कल रात, इंटरनेट बहाल किया। इस बार अमेरिका ने सभी ऑपरेशंस में रेडियो और जीपीएस को जैम किया। हमारे पास अतिरिक्त जानकारी भी है। अमेरिका ने हमले के बारे में पहले से ही इजराइल को सूचित किया था और बातचीत समन्वय में हुई थी। हमने रिपोर्ट देखी कि इजराइल ने दक्षिणी ईरान में कुछ रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया ताकि अमेरिकी बॉम्बर्स सुरक्षित रूप से लक्षित परमाणु सुविधा तक पहुंच सके। हमारे पास वास्तव में सटीक समय है जब यह हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर शाम 7:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर आधिकारिक घोषणा की थी और हमले लगभग 10-20 मिनट बाद हुए थे। उससे पहले और उन्होंने इंतजार किया कि जेट सुरक्षित रूप से ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, तो लगभग शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम या ईरान में स्थानीय समय अनुसार 2 या 2:30 बजे रात को ये हमले हुए। हमें यह पुष्टि ईरानी अधिकारियों से आधिकारिक रूप से मिली। इसके अलावा हमने सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक देखी। इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं हुई थी। लोगों को हमारे आने की जानकारी देने के लिए कोई सिग्नल चैट नहीं बनाई गई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रेट, मैं यह भी बता सकती हूं कि पिछले 18 वर्षों से मेरे पेंटागन में रहने के दौरान यह एक ऑन ऑपरेशन है। मैंने कभी इतनी ऑपरेशनल सुरक्षा नहीं देखी है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था, नहीं किसी भी तैयारी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से पूर्ण लॉकडाउन के कारण लगभग सभी जानकारी का ब्लैकआउट हो गया था। मैं अभी पेंटागन में हूँ, गलियारे सूने हैं और सभी जानकारी व्हाइट हाउस से आ रही है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समय के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं हुई थी। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्लाइट ट्रैकर्स और फ्लाइट रडार ने संकेत दिया था जब B-2 विमान व्हाइट मैन से उड़ान भर रहे थे। फिर भी वास्तव में किसी ने आज शाम को इसकी उम्मीद नहीं की थी। अगर आपने चांद के कैलेंडर को देखा होता तो आपको शायद कोई संकेत मिल जाता, क्योंकि वह घटता हुआ चांद था और लगभग अमावस्या थी। 25 तारीख को ईरान में बहुत अंधेरा होता है और इफ्सूस बमबारी करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। यह ऐसी चीज़ के लिए आदर्श स्थिति है जैसे कि B-2, जो खुद तो स्टेल्थ है लेकिन फिर भी उसे एस्कॉर्ट करना पड़ता है अगर ईरान कोई विमान भेज दे या उन B-2 विमानों पर हमला करने का कोई मौका मिले, जो कि बहुत कीमती और बहुत ही ख़ास विमान हैं। सिर्फ अमेरिकी सेना के पास ही इस तरह के हथियार और यह क्षमता है। दुनिया का कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सकता था। आज रात ईरान के उन 3 यूरेनियम संवर्धन स्थलों पर हुआ। जेन, आप ऑपरेशनल सुरक्षा को लेकर सही हैं। वहां कुछ भटकाने वाली बातें स्पष्ट थीं और एक ऐसी दुनिया में जहां फैसले लिए जाते हैं और दुनिया उस फैसले को पचा लेती है, यहाँ तक कि उसके लिए जाने से पहले सोशल मीडिया की वजह से और हर कोई हर जगह देख रहा है। ये एक काफ़ी अद्भुत ऑपरेशन था। जब आप सोचते हैं कि राष्ट्रपति ने कहा था 2 हफ्तों के भीतर और अब हम 2 हफ्तों के भीतर से 2 दिन दूर हैं और ये सब ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के साथ हो जाता है और कोई और खबर उससे पहले बाहर नहीं आई, ये वाकई चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले में एक और असाधारण बात, कम से कम मेरे लिए, बहुत दिलचस्प है। अगर आप लोग ओसामा का पीछा करने वाली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ट्विटर पर जानते थे कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, कम से कम, और उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह देखे थे। ठीक वैसी ही स्थिति इस बार भी हुई। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑपरेशन के बारे में ट्वीट करने से लगभग 30 मिनट पहले किसी ने ट्वीट किया था कि एस्फान एटॉमिक एनर्जी एरिया में कुछ हो रहा है
और ये रहा वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही दिलचस्प है कि इलाके के लोग किसी भी आधिकारिक पुष्टि से पहले ट्वीट कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है। हमने ये ओसामा रेड के वक्त भी देखा था और अभी भी देख रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के लगभग 1 घंटे बाद हमें ईरान से कुछ खबरें मिलनी शुरू हुईं। फिर से याद दिला दूं कि जब ये सब हुआ ईरान में रात का समय था, तो आम तौर पर टीवी पर कोई बयान नहीं आता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। तो सब कुछ होने के 1 घंटे बाद हमें ईरानी टीवी से पुष्टि मिली, जो कि पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है, तो वे बिना सरकारी अनुमति के कुछ भी पुष्टि नहीं करते। तो उन्होंने सबसे पहले ये पुष्टि की कि सभी सुविधाओं को खाली करा लिया गया था, वहाँ कोई नहीं था, इसलिए अमेरिका को कुछ नहीं मिला। जबकि असलियत में वे हमेशा यही कार्ड खेलते हैं। जब अमेरिका यमन में ऑपरेशन रफ राइडर्स चला रहा था, हर बार जब हम किसी इमारत पर हमला करते थे जहां कोई कमांडर या हूती सैनिक ठहरा होता था, वह हमले में मारा जाता था। लेकिन हूती हमेशा यही घोषणा करते थे कि वह हमले से नहीं, दिल का दौरा पड़ने से मरा, जबकि वह उसी इमारत में था। वे हमेशा यही कार्ड खेलते हैं ताकि असली क्रेडिट न देना पड़े। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद हमें परमाणु सुविधाओं पर हमलों की पुष्टि मिली। यह कहुम संकट प्रबंधन मुख्यालय से है, जब कहुम में एयर डिफेंस सक्रिय हो गए थे। शत्रु लक्ष्य पहचाने गए। फोर्दो परमाणु स्थल के एक हिस्से पर हमला किया गया, यह उनका बयान है। इसके कुछ ही मिनट बाद हमें एक ईरानी अधिकारी का बयान भी मिला, जिसमें कहा गया कि हमने इस्फहान और नतांज परमाणु स्थलों पर हमला देखा। ये वही 2 स्थल हैं जहां इजराइल बार बार हमला करता है। समस्या यह थी कि इन स्थलों में भी सुविधाएं गहराई में भूमिगत थीं। तो मेरा मानना है कि अमेरिका जो कर रहा है वह बस यह सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास कुछ भी बाकी न रहे, जिससे वे अपने परमाणु कार्यक्रम को वहीं से फिर से शुरू कर सकें जहां उन्होंने छोड़ा था। क्योंकि आखिरकार इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य, अमेरिका के इसमें शामिल होने का मकसद यही है कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अगर हम थोड़ा सा भी यूरेनियम या कोई एक भी सुविधा छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा ऑपरेशन असफल हो गया, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ईरान वहीं से फिर से शुरू कर सकता है जहां उसने छोड़ा था। असल में ईरान के पास और भी परमाणु स्थल हैं। यही मैं आपको ईरानी परमाणु स्थलों का नक्शा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास सिर्फ ये 3 ही नहीं है जिनमें अमेरिका शामिल हुआ, बल्कि बाकी स्थलों पर इजराइल लगातार हमला करता रहा है। तो वे उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये 3 स्थल सबसे मुश्किल थे, क्योंकि ये भूमिगत थे, और इसी वजह से अमेरिका ने इनके लिए B-2 भेजना सुनिश्चित किया। लेकिन बाकी सभी स्थलों का इजराइल ध्यान रख रहा है, और हमारे पास इसका कुछ फुटेज भी है। हमने इस पर एक शॉट बनाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ईरानी परमाणु आर्क सुविधा का पहले और बाद का दृश्य। इजराइल ने इस इमारत को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने इसे कैसे नष्ट किया। जैसा देख सकते हैं कई धमाके हुए हैं, अभी तक कोई विकिरण नहीं मिला है, इसलिए यह कोई दूसरा चेरनोबिल नहीं है। ईरान द्वारा मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को लेकर लगातार दी जा रही धमकियों के बाद आगे की स्थिति अनिश्चित है। ईरान के पास अभी तक ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकें, इसीलिए वे वास्तव में अमेरिका के मुख्य भूभाग को धमकी नहीं दे सकते। वे मध्य पूर्व में हमारे ठिकानों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे उन पर हमला कर सकते हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने ऑपरेशन के तुरंत बाद घोषणा की कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। आज सुबह उन्होंने कहा कि ईरान के लिए मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमला करने से ज्यादा आसान है। ईरानी अधिकारी ने घमंड दिखाया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वे इजराइल पर बुरी तरह से हमले कर चुके हैं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली सच में बहुत प्रभावी है। वायु रक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मिसाइलें अभी भी पार कर रही हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी वायु रक्षा पूर्णतः अजेय नहीं है। ईरानी अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 100% सफलता संभव नहीं है। कि वे इजराइल पर हमला कर रहे हैं तो उन्हें अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना और भी आसान लगेगा, जबकि असलियत में यह बिल्कुल सच नहीं है। ये बस वही है जो ईरानी संस्कृति है। मेरा मतलब संस्कृति नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो यह है कि ईरानी अधिकारी हमेशा यही करते हैं। वे अपनी बातों को असल में जो करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं।
तो वे हमेशा अपने कामों को समय से पहले शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन असल में वे उसे पूरा नहीं करते। वे इसका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सुलेमानी को खत्म किया था तो उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया और हमें कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जो भी मिसाइलें दागीं वे सभी गिरा दी गईं, तो वे हमला तो कर पाए लेकिन वह सफल हमला नहीं था। लेकिन ईरानी, हूती, यहाँ तक कि हिजबुल्ला भी वे सफल होने की परवाह नहीं करते, वे सिर्फ हमला करने की परवाह करते हैं और यही अब हो रहा है। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है ईरानी विदेश मंत्री का आज सुबह का बयान। दरअसल बस कल ही ईरान के पास परमाणु समझौता करने का मौका था और उन्होंने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ कई घंटे लंबी बातचीत की, जिसमें वे उन्हीं बिंदुओं पर बहस कर रहे थे जिन पर ईरान पिछले 60 दिनों से अमेरिका के साथ बहस कर रहा है। पश्चिम एक शर्त रख रहा है कि ईरान के पास परमाणु नहीं हो सकता या ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, वे यह नहीं छोड़ेंगे। अगर विकल्प यूरेनियम संवर्धन या युद्ध के बीच है तो ईरान युद्ध को चुनता है। ये ईरानी अधिकारी के आधिकारिक शब्द थे। तो सोचिए, उन्हें अपना युद्ध मिल गया और वह काफ़ी जल्दी हो गया। परमाणु सुविधाएं खत्म हो गई हैं और अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ईरानी सरकारी मीडिया यही कह रही है कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया और ईरान उसे खत्म करेगा। आखिर में यह थोड़ा चौंकाने वाला है कि अब हर अमेरिकी नागरिक हमारे क्षेत्र में मौजूद सैन्य बल वैध लक्ष्य हैं। देखते हैं, यह निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण क्षेत्र बनने वाला है जिस पर नज़र रखनी होगी अब, क्योंकि फिर से ईरान की आदत है कि वह अपने युद्ध प्रॉक्सी के जरिए, स्लीपर सेल्स के जरिए लड़ता है। तो हमें नहीं पता कि अगले समय में ईरान से क्या उम्मीद करनी चाहिए। अगले कुछ महीनों में हमें नहीं पता कि ईरान से क्या उम्मीद करनी चाहिए। जैसे जैसे वक्त बीतेगा हमें पता चलेगा।